तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज हम अपने कैप्सूल क्लासेस को फिर से एक बार रिवाइव कर रहे हैं और कैप्सूल क्लास में सबसे पहला जो वीडियो है वह है एक बहुत ही शानदार चैप्टर का जिसका नाम है फ्लोटेशन। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आइए बहुत कम टाइम पे इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे वन शॉट में। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे टॉपिक से जिसको आपने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 7th में शायद आपको पढ़ाया गया था, थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। राइट, प्रेशर के बारे में कौन नहीं जानता, आजकल तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, चाहे मेंटल प्रेशर की बात कर लो या फिर आप शारीरिक प्रेशर की बात कर लो, भाई सिंपल सी बात है। राइट, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज थ्रस्ट। तो बच्चों बेसिकली अगर बात करें थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स होता है। ये समझो कि थ्रस्ट इज अ फोर्स, शॉर्ट में समझो। राइट, बट इसके जो लगने की मतलब थ्रस्ट जो अप्लाई होता है ना, इसका एक डायरेक्शन होता है। वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। मान लो हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा एक सरफेस है और इस सरफेस में क्या है कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, कुछ ये डायरेक्शन हो सकता है, कुछ ये डायरेक्शन हो सकता है, तो इसका मतलब वो थ्रस्ट हो गया। राइट, थ्रस्ट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? चलो भाई, तो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, अब जरा समझो बात को भाई, किसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाला जो हमारे पास फोर्स है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आपके आपने देखा होगा ना, डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो डॉक्टर आपकी ये नब्ज पकड़ता है। राइट, पल्स देखता है, पल्स रेट चेक करता है ना कि पल्स कैसी चल रही है आपकी। तो जब पल्स पकड़ता है तो आपको एक प्रेशर फील होता है। आपने 100% कभी ना कभी इसको एनालाइज किया होगा। तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर पर्टिकुलर एरिया में फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। इस फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या निकला? इस फॉर्मूले से कंक्लूजन निकला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इट मीन दैट थ्रस्ट, एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया कौन सा? जिस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बात है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? पास्कल होता है। कैसे भाई? भाई फोर्स का हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया प्रेशर का एसआई यूनिट। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। और बच्चों पता है आपको, ये जो क्वांटिटी है भाई, आपने पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। तो ये जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। होपफुली आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं इस स्टोन की बात करूं, इस बॉक्स की बात करूं, तो ये बॉक्स जैसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सर्ट कर रहा होगा दैट इज प्रेशर। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं, हम लोग बात करें। ठीक है, देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, ऐसे कौन से इफेक्ट है, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो प्रेशर में इफेक्ट डालती हैं। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर डिपेंड ऑन, मतलब कि थ्रस्ट और प्रेशर में कौन सी चीजें इफेक्ट डालती है। देखो पहली चीज हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा। क्या एक्सप्रेशन पढ़ा? हमने एक्सप्रेशन पढ़ा दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के हुआ, तो पहला फैक्टर तो फोर्स ही हो गया कि अगर आप फोर्स कम लगाओगे तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, फोर्स आप ज्यादा लगाओगे तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा एक्सर्ट होगा। राइट, दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मान लो हम कहीं पर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं कहता हूं एरिया कम है, फॉर एग्जांपल अगर एरिया कम है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब अपोजिट, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। राइट, अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल हैं जो हम लोग आपस में देखते रहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो चीजें चलती नहीं है। तो जब भी कभी अब आप आज के बाद इन सारी चीजों को देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। राइट, तो ये फैक्टर हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं जिन पे प्रेशर डिपेंड करता है। राइट, फोर्स किस पे डिपेंड करता है ये सबको पता है, हमने पढ़ रखा है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इनटू में ए। बट यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया में ताकत लगाने की बात हो रही है तो मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपको फैक्टर्स याद रखने हैं इसके थ्रस्ट के और प्रेशर के। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसके? कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन की जो डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शार्प नाइफ होता है वो बेटर कट करता है इन द कंपैरिजन ऑफ ब्लंट नाइफ। अगर कोई ब्लंट नाइफ है ना, मतलब धारदार नहीं है, तो वो अच्छी कटिंग नहीं कर पाता किसी भी चीज की, ठीक है। तो इसका एक रीजन है, जो इसकी एज होती है ना, ये जो एज होती है ये बहुत कहती है शार्प होती है, राइट। तो एरिया कम, एरिया क्या हो गया, लेस हो गया, तो जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, हाईली एक्सर्ट करेगा, राइट। तो इस वजह से एक शार्प नाइफ इजीली क्या कर सकता है, कट कर सकता है। जबकि एक ब्लंट नाइफ का जो एज होता है वो कैसा हो जाता है, वो उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें धार नहीं रह जाती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब भाई एरिया हमारे पास बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तभी आपने ध्यान दिया होगा जो नाइफ होते हैं ना, वो ऑलवेज कैसे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं शार्प एजेस बनाया जाता है। कभी ध्यान दी, कभी ऐसा देखा है क्या कि भाई नाइफ है तो नाइफ इतना मोटा नाइफ आपने कभी देखा हो, नहीं देखा ना, चलो ठीक है। फिर इसके बाद जरा देखो एक और एग्जांपल हमारे पास डेली लाइफ का। आपने कहीं ना कहीं थंबपिन देखी होगी, नेल देखी होगी। थंबपिन आपने देखा होगा, तो थंबपिन का जो हमारे पास सपोर्टर रहता है वो कितना ब्रॉड रहता है, जबकि जो पिन है जो कि लगनी है, जैसे आर्ट पिन की बात करें, ठीक है, ड्राइंग पिन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो एज होता है बड़ा शार्प होता है। क्यों, ताकि यहां का एरिया ज्यादा है, यहां का एरिया कम है। देखो ये छोटा सा एरिया है, ये बड़ा सा एरिया है, तो एरिया यहां पे कम है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। कभी देखा है क्या कि इतना मोटा कोई आपके पास नेल रहा हो, कि कोई इतना ऐसा कोई नेल कभी देखा है, नहीं देखा होगा ना, क्योंकि इसको ठोकते रह जाओगे, सुबह से हो जाएगी शाम और नेल तो लगेगी नहीं। बात समझ में आई कि नहीं है। चलो दूसरा, आप सबने भी कोवैक्सीन का यूज किया होगा, कोविड में आपने सबने वैक्सीनेशन कराया। तो अगर कराया तो अगर इंजेक्शन इतना मोटा आपको लगाया जाए, जैसा कि ये पेन है ना, इतना मोटा इंजेक्शन घुसाऊं, आपको चुभाऊं, तो आपको कितना दर्द होगा ना। इसीलिए इंजेक्शन की जो एजेस होती है ना, बहुत जो मतलब ये जो होती है ना, पिन होती है, निडल जिसे बोलते हैं, वो बहुत शार्प बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, शार्प बनाई जाती है, ताकि आपको चुभे ना। जितना कम एरिया होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, इजिली क्या हो जाएगा, हम उस दवा को इंजेक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्कूल बैग्स की जो स्ट्रिप्स हैं ये वाइडर क्यों बनाई जाती हैं। तो बच्चा पार्टी देखो, आपके कंधे में भविष्य का, दुनिया का क्या है, भविष्य है, सॉरी ये समझो, जो आप अपने कंधे में बोझ टांग के चलते हो इस देश का, तो अगर ये एरिया वाइडर ना बनाया जाता, इसमें अगर हम फिजिक्स ना लगाते, तो बच्चों आपके कंधे ना कट जाते सुबह से शाम तक 10 किलो का बैग लेकर के। क्योंकि आजकल तो पता है कि जिम्मेदारियों से ज्यादा तो बैग भारी होने लगे, है ना। तो अब अगर जिम्मेदारियों को भी हमें कम करना है तो बैग तो भारी उठाना पड़ेगा, और बैग भारी उठाओगे तो आपको चोट लगेगी। तो चोट से बचने के लिए क्या किया जाता है, एरिया ब्रॉड रखा जाता है, राइट। चलो भाई, वल्ला हबीबी, ओके जरा इनसे मिलिए। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि जो कैमल है ना वो सैंड पे इजीली चल सकता है ना। तो इसका रीजन ये नहीं है। एक बार एक बच्चा था, उसने लिखा था कि सर कैमल की आदत होती है, ह्यूमंस की आदत नहीं होती। तो इसका जवाब बिल्कुल ये गलत है। तो इसका रीजन है, जो इसके पैर होते हैं ना, जो इसके पैर होते हैं ये कैसे होते हैं, ये वाइडर होते हैं। कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं। और दूसरा, इनके पैर ना बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, उनमें जैसे कि स्पंज लगा होता है। तो इस कारण से क्या होता है, इस रीजन से जो कैमल से वो डिजर्ट पे चल पाते हैं। पहली तो रीजन एरिया ही हो गया, ठीक है, एरिया ब्रॉड है तो प्रेशर कम लगता है, वो इजीली वॉक कर पाता है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। देखो भाई, प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है जरा समझो। जैसे मान लो आप लोग कभी बाइक में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, मान लो किसी एक डायरेक्शन से जा रहे हैं, आप ए से बी जा रहे हैं। मान लो यहां से आप शुरू करते हैं, ए से चलना शुरू करते हैं, बी में आ जाते हैं, और जो एयर है वो किधर चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। और तुम्हारी जो साइकिल है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, तुम्हारी जो साइकिल है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। तो बताओ साइकिल को एक ए पोजीशन से बी पोजीशन में ले जाने पर कितनी प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली यू फील एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो हवा प्रेशर लगा रही है उस प्रेशर की वजह से तुम साइकिल को इजीली आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसी वजह से जब आप बाइक वगैरह में बैठते हैं तो हवा कितनी तेज लगती है, इवन जबकि हवा तो चल ही नहीं रही होती है गर्मियों में, तब भी हवा आपको लग रही होती है ना। क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड्स है, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे चारों तरफ फ्लूइड है ना, एयर भरी हुई है, हवा है, तो ये हवा ना मेरी बॉडी में क्या लगा रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है चारों तरफ से, ठीक है। इसका रीजन है कि मेरी बॉडी का जो शेप है वो स्टेबल है। ये भी एक बहुत खास रीजन है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। अब कैसे एक्सर्ट करती है, तो फ्लूइड में हम बात करेंगे कि कोई हमारे पास सपोज दैट कि एक जार, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड में हमारे पास कोई एक हमने ऑब्जेक्ट यहां पर क्या कराया, इमर्ज कराया, फुल्ली इमर्ज कराया। तो हम क्या देख पाएंगे कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है इस जार में, वो इसको क्या करेगा, डायमेंशनली प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब इसमें ना चारों तरफ से एक तरह का प्रेशर लगेगा,
ठीक है, फोर्स लगेगा भाई, जो लिक्विड है ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि ये इसके अंदर ना जा पाए ड्यू टू एक्शन रिएक्शन। भाई सिंपल से लॉजिक है कि ये जो हमारे पास स्टोन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा जी के कारण, है ना, और कुछ ना इसमें क्या है, मास है, तो mg क्या होता है, mg होता है फोर्स, mg क्या होता है, फोर्स। तो फ्लूइड भी क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो फ्लूइड जब फोर्स लगाएगा और एक पर्टिकुलर एरिया में लगाएगा तो प्रेशर एक्सर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल्स, उन्होंने एक लॉ दिया इससे रिलेटेड कि भाई अगर किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराते हैं ना, तो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इक्वल प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आई? बट कंडीशन क्या रख दी कि जो फ्लूइड है ना वो रेस्ट में होना चाहिए। तो फ्लूइड कभी रेस्ट में होता ही नहीं है। नॉर्मली ये समझो कि एक पानी है, पानी मान लो एक जार है, ये एक जार है और इस जार में ना पानी भरा हुआ है। अब इस जार में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कराता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब ये जो फ्लूइड होगा इसमें इक्वल प्रेशर लगाएगा पूरे एरिया में, जितना भी एरिया इसका इमर्ज है वाटर में। क्लियर है? ये बताया किसने? पास्कल्स ने। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, क्या बताओ कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर इमर्ज करा रहे हैं, ठीक है, तो ये बताओ कि इसमें लगने वाला जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, यह प्रेशर कितना लगेगा? अगर मैं इसकी बात करूं, भाई हमने पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, लेकिन ये तो हमने नॉर्मली पढ़ा। अब कोई फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों? तो देखो, कोई ना कोई फ्लूइड होता है तो उसकी एक पर्सनल क्या होती है, डेंसिटी होती है। क्या होती है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, आप कोई बताएगा मुझे? डेंसिटी अभी हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि कितना मास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, बहुत नेचुरल फॉर्मूला है, आपने पढ़ रखा हो कहीं ना कहीं। तो पहला फैक्टर तो क्या है, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है, जैसे आपने डेड सी का नाम सुना होगा, तो डेड सी में लोग तैरते रहते हैं, है ना, डूबते नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना सॉल्ट है वाटर में कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो अपने अंदर डूबने नहीं देता। अब जब डूबने नहीं देगा तो फिर इस फैक्टर तो पहले ही हो गया डेंसिटी। दूसरा हो गया डेप्थ, कितनी डेप्थ में हम इसको इमर्ज करा रहे हैं, मतलब हाइट। क्लियर? मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि कितना प्रेशर लगेगा। और तीसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें इमर्ज हो रहा है तो वहां पर एक नेचुरल नॉर्मल फोर्स लगेगा, दैट इज जी, है ना। तो ये जो प्रेशर फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला आया, अगर मैं इनको कंपाइल करूं, दैट इज रो इंटू में जी इंटू में एच, वेयर व्हाट इज रो? रो इज अ डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड in which the object emerge and g is a gravity, acceleration due to gravity, and h is a depth. Okay, चलो बहुत बढ़िया बात है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो कमेंट करके एक बार अपना सपोर्ट भी शो करिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, आपके मतलब के हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में सबमर्ज किया, इमर्ज किया, तो हमने उसमें देखा कि उसमें एक प्रेशर लग रहा है। और प्रेशर कैसा लग रहा है? चारों तरफ सेम प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, है ना। तो जब फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को हम एक प्रॉपर नाम रख देते हैं ना। बार बार फोर्स बोलेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं वो वाला फोर्स तो नहीं, F इज इक्वल टू M इंटू A। तो है फोर्स ये भी, ठीक है, लेकिन इस फोर्स को कहा गया अपथ्रस्ट। क्या कहा गया? अपथ्रस्ट। कभी आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो स्विमिंग पूल में जब आप क्या करते हो, नहाने के लिए उतरते हो, तो आपकी बॉडी ना हल्की फील होती, नॉर्मल, आपने कभी एनालाइज किया होगा। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालते हो, जैसे किसी आप वुडन कॉर्क को लीजिए और पानी में डालो, तो थोड़ी देर बाद वो कॉर्क तैरने लगता है। तो तैरने क्यों लगता है? इसका मतलब कि कोई ना कोई चीज है जो नीचे से उसको धक्का लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो इसको कहा जाता है अपथ्रस्ट। हमने पढ़ रखा है थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पर्टिकुलर एरिया, दैट इज थ्रस्ट। क्लियर ना? ओके। और अगर मान लो कोई फोर्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड लग रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अपथ्रस्ट। क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट का भाई उल्टा अपथ्रस्ट। थ्रस्ट अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट डाउनवर्ड टू अपवर्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है भाई। तो क्या है डेफिनेशन? कहता है बायोंसी इज द अपवर्ड फोर्स। बायोंसी क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है दैट एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट इज इमर्ज इन अ लिक्विड। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। तो बायोंसी ना एक टाइप की प्रॉपर्टी समझ लीजिए, किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी समझ लो।
क्या है ये टेंडेंसी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में इमर्ज होता है, ठीक है, तो वो ना उस पे एक फोर्स लगाएगी कि भैया दूर हटो, बाहर हटो, अप थ्रस्ट, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड बायोंसी। ओके, सो बायोंसी इज अ टेंडेंसी इन विच एनी फ्लूइड एक्सर्टेड एन अप थ्रस्ट फोर्स। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने इस फ्लूइड में इमर्ज कराया, तो जब इमर्ज कराएंगे तो एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होगा। ये वही फोर्स है जो स्विमिंग पूल में आपकी बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था, जिससे आपको अपनी बॉडी हल्की लग रही थी। ओके, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? बोलते हैं अपथ्रस्ट, या इसी का नाम है बायोंट फोर्स। क्या नाम है? बायोंट फोर्स। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? सो बायोंसी इज अ टेंडेंसी in which fluid exerted upward force, that is called upthrust, right? And this upthrust force also known as buoyant force. Clear? buoyancy and buoyant force में आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब buoyancy कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? So first factor is the volume of the liquid that displaces. इसका मतलब मान लो हमारे पास थोड़ा सा पानी है, चुल्लू भर पानी, जिसमें डूब मरते हैं सभी, ठीक है, और उसमें मान लो मैं 10 kg का कोई पत्थर डाल देता हूं, तो भाई साहब वो चुल्लू भर पानी जिसमें भी था, ठीक है, तुम्हारे हाथ में था, कटोरी में थी, वो टूट जाएगी। लेकिन क्या वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है। वो 10 किलो का ये चुल्लू भर पानी है ना। दूसरा लॉजिक समझो, अगर मान लो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में खूब पानी भरा है, तब तो आप ऊपर से हाई जंप लेकर के कूद सकते हो। पानी कम है ना, उसका वॉल्यूम कम है, तो अगर कूदोगे तुम्हें चोट लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी ना। ओके, तो पहला जो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है? हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कि कितना वॉल्यूम आप उससे डिस्प्लेस कर सकते हैं। मान लो थोड़ा सा पानी, छोटा सा स्विमिंग पूल है, कूद गए, वो पानी निकल के बाहर आ गया, डिस्प्लेस हो गया, तो तुम्हें चोट लग जाएगी नहीं लग जाएगी? चलो दूसरा क्या है? कहता है द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। मतलब ये जो बॉडी आप सबमर्ज करा रहे हैं, इसका वॉल्यूम कितना है। फॉर एग्जांपल कि मान लो 10 kg की बॉडी है और पानी है आपके पास 5 लीटर, तो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? अगर मान लो तुम्हारे पास वॉल्यूम है 2 किलो का, पानी है 10 लीटर, तब फिर आपकी बात बन सकती है। थर्ड पॉइंट जरा देखो क्या है। थर्ड पॉइंट कहता है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द डेंसिटी इन द प्रीवियस स्लाइड, कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो बॉडी क्या करती है? बायोंट फोर्स ज्यादा लगाती है। क्लियर? अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई, तो अब हम बात करेंगे किस पे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। किस पे बात करेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो एक अंकल थे आर्किमिडीज, उन्होंने क्या किया, एक बार स्विमिंग पूल में गए, पानी कम था, कूदे, बेचारों की हड्डी पतली एक हो गई, पानी निकल के बाहर हो गया। तब उन्होंने सोचा कि यार बायोंट फोर्स तो लगा ही नहीं। हमें तो पढ़ाया गया था कि जब किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कराता है, तो मैंने अपनी बॉडी इमर्ज कराई, तो लिक्विड भी क्या करता है? एक फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है, इक्वल एक्शन रिएक्शन फॉलो करता है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे चोट लगी? तो फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि बेटा ऐसा नहीं है कि कितना भी पानी हो कूद जाओ। ऑलरेडी हमने अभी कुछ फैक्टर्स पढ़े कि बायोंट फोर्स लगने के फैक्टर्स क्या क्या है। तो एक तो पढ़ा वॉल्यूम ऑफ द वाटर, लिक्विड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया? कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन अ लिक्विड, कि जब बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज कराया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट। याद रखना, अपवर्ड थ्रस्ट मतलब फोर्स, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड का वेट डिस्प्लेस होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपने कौवे की कहानी सुनी, प्यासे कौवे की? तो कौवा क्या करता था? पानी नीचे था, तो कौवे ने क्या किए? बहुत सारे ढेर सारे कंकड़ डाले। एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा था, जंगल में प्यास के लिए, पानी के लिए भटक रहा था। एक घड़ा दिखा, पानी बहुत नीचे था, उसने कंकड़ उठाए और उसमें अगर एक स्टोरी नहीं सुनी, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, तो कंकड़ उठा करके उसमें मटके में डालने लगा। जब उसने मटके को कंकड़ से भर दिया, तो ड्यू टू बायोंट फोर्स, जो वाटर आ गया ऊपर, कंकड़ आ गए नीचे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो कौवा आया, पानी पी के उड़ गया। बात समझ में आई? तो कौवा कौन था? वो कौवा मेरे ख्याल से आर्किमिडीज के कोई पेट रहा होगा 100%, ठीक है, क्योंकि इतना नॉलेज तो मुझे लगता है कि किसी जानवर को होता है। मैं कहता हूं कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक जार है, और अब यहां पर पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये हमारे पास है लेवल 1, जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट इमर्ज कराया, तो वाटर का जो लेवल हो जाता है वो कहां पर आ जाता है? वो आ जाता है लेवल 2 में, है ना। तो ये लेवल 1 माइनस लेवल 2 का जितना गैप आएगा ना वाटर का, वाटर मान लो निकला हमारे पास 500 ग्राम, ठीक है,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे समझो 500 ग्राम वाटर निकला तो उसको कंपेयर कराएंगे किससे? बायोन्ड फोर्स से। देखो एक आपको एक्टिविटी दिख रही है कि हमने एक लिया वेट मेजर करने के लिए और हमने कोई एक कॉर्क उसमें लगाया और उसको हमने इमर्ज कराया। तो जो हमारे पास फ्लो ट्यूब है तो इससे पानी कुछ बाहर आ गया। तो बायोन्ड फोर्स कितना लग रहा होगा? जितना कि इसका क्या रहा होगा? वेट रहा होगा, लिक्विड डिस्प्लेस रहा होगा। जैसे वाटर है, वाटर का जितना भी हमारे पास वेट रहा होगा उतना ही बायोन्ड फोर्स लगा होगा। जैसे इसमें देखो 150 दिखा रहा है तो 150 न्यूटन का फोर्स लगा। और ये जो हमारे पास वाटर आया ये भी कितना होगा? ये इसका भी जो वेट होगा 150 न्यूटन ही होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के दो हमारे पास क्या है एग्जांपल है। पहला तो लैक्टोमीटर विच यूजेस टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, एंड दूसरा है हाइड्रोमीटर, दिस डिवाइस मेजर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करना है तो हाइड्रोमीटर का यूज होता है। क्लियर? शिप एंड सबमरीन की डिजाइन भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को दिमाग में रख के ही बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, इसका एप्लीकेशन है। आपको याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द आर्किमिडीज। चलो बात करते हैं फ्लोटेशन पे, जिसके लिए हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। फ्लोटेशन क्या है? देखो हमने एक ऑब्जेक्ट को इसमें डाला और डूब गया, दूसरे ऑब्जेक्ट को डाला तो वो ऊपर इमर्ज करता रहा, डूबा नहीं। तीसरा केस क्या है कि हमने जब किसी ऑब्जेक्ट को डाला तो ये पार्शियली इमर्ज हो रहा है, मतलब कि आधा डूबा आधा निकला हुआ। ठीक है, तो जरा समझो पहला केस क्या है। पहले केस में जो बायोन्ड फोर्स रहा होगा वो क्या रहा होगा? लेस देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट रहा होगा। इसके कारण भाई वेट क्या है? फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स। और ये क्या है? ये भी फोर्स। तो अगर बायोन्ड फोर्स कम हो जाएगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर बायोन्ड फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डूबेगा नहीं, जबकि तैरता रहेगा। क्यों? अब नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, तो नीचे नहीं जा पाएगा भाई। नीचे से अपराइट फोर्स, जो ये लिक्विड है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो ये डूब नहीं पाएगा। क्लियर? और अगर मान लो फोर्स बायोन्ड फोर्स, ये बायोन्ड फोर्स है, बायोन्ड फोर्स एंड जो हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये इक्वल है, तो वो फिर क्या करेगा? ना तो तैरता रहेगा पूरी तरह से और ना तो पूरी तरह से डूबेगा, मतलब पार्शियली सबमर्ज रहेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करता है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? ये सारी चीजें पता है एक दूसरे से मिली हुई है। जरा देखो, अब इसको पढ़ोगे तो एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज कराते हैं तो कब फ्लोट करता है? कहता है द बायोन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट। जितना बायोन्ड फोर्स है अगर ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल है तब तो वो चीज तैरती रहेगी, पूरी कंप्लीटली इमर्ज नहीं होगी। इसी को बोलते हैं द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। समझ में आई आर्किमिडीज वाली बात? कहता है कि वाटर का जो वेट होगा, ठीक है, जितना वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका जो वेट होगा वो बायोन्ड फोर्स के इक्वल होगा। फिर यहां पर कह रहा है लॉ ऑफ फ्लोटेशन कि बायोन्ड फोर्स उतना ही एक्ट करेगा। जरा देखो तो, बायोन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, किसके बराबर? जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा तभी जाकर के चीज फ्लोट करेगी। अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखी। इसका एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन भी है। कहता है एन आयरन निडल सिंक वाटर बट अ शिप मेड अप ऑफ आयरन फ्लोट्स। तो देखो ऐसा है ना कि जो वाटर डिस्प्लेस बाय द स्लिप, जो शिप है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द शिप के, इस वजह से वो तैरती रहती है। जबकि जो वाटर डिस्प्लेस बाय द निडल है वो क्या होता है? ऑलवेज लेस होता है वेट इन द कंपैरिजन ऑफ वेट ऑफ नेल। इस वजह से क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। इसका एक और रीजन है विच इज डेंसिटी। अगर कहते हैं कि अगर आयरन, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है इन द कंपैरिजन ऑफ फ्लूइड, तो वो क्या कर जाता है? वो डूब जाता है। जबकि अगर डेंसिटी हमारे पास कम है किसी ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑफ फ्लूइड, तो क्या करता रहता है? तैरता रहता है। अभी हम इसकी बात करेंगे। जैसे एन आइस फ्लोट ऑन वाटर। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, आइस फ्लोट ऑन वाटर, जरा समझो। जो आइस है ना उसका जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है उसके जो वेट के इक्वल रहता है, इसलिए आइसबर्ग ना ये क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा आइस क्यूब लो, उसमें वाटर डालो तो आइस क्यूब ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर डिस्प्लेसमेंट है वो इसके इक्वल है, इस वजह से वो आइस तैरती रहती है। एक और रीजन है, जो आइस की डेंसिटी है इन द कंपैरिजन ऑफ वाटर क्या है? लेस है। तो ये भी एक रीजन है जो समुद्र में आप देखते हैं, सी वगैरह में, कि आइसबर्ग फ्लोट करते रहते हैं। तो इसका एक बहुत खास रीजन पड़ जाता है डेंसिटी। ठीक है, चलिए भाई बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। क्या कहता है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक हमारे पास डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी।
देखो डेंसिटी क्या होता है, मैं फिर से बता दूं आपको, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और ये होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मास का हो गया हमारे पास केजी और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो इसका हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी। क्लियर है बात, करिए क्लियर। कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ तो आप कहते नहीं हो कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, मतलब वहां पर लोग ज्यादा रह रहे हैं एरिया के हिसाब से, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम। या यूं समझो कि दैट इज डेंसिटी, या यूं समझो कि मास की अगर बात करें तो मास तो है एक्चुअल क्वांटिटी कंटेन बाय द मैटर, एंड वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब कि कितनी कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो जब हम ना किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कंपेयर कराएं, क्या कराएं, कंपेयर कराएं किससे, वाटर की डेंसिटी से, वाटर की डेंसिटी से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेट कराना। सो फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां से चैप्टर का होता है द एंड। होपफुली आपको इस सेशन में मजा आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको और किस चैप्टर की कैप्सूल क्लासेस चाहिए। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग वर्क पावर एनर्जी करेंगे 20 मिनट्स में। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।